हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपसे ये समझना चाहूँगा, जो आपने टारगेट दिया है आपके एयूएम का 9 लाख करोड़ का, 9 ट्रिलियन का, तो अभी तक कितनी ग्रोथ दिख रही है, कहाँ तक पहुँच गई, और क्या सर जो बाजार के अंदर उतार चढ़ाव दिख रहे हैं तो उसका पीएफआरडीए के फंड्स पे कितना असर हुआ है, और क्या आपने कोई और गाइडलाइंस भी दी है फंड मैनेजर्स को? धन्यवाद अनुराग जी, हमको बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। हाँ, जो एयूएम का बात अभी चल रहा था कुछ देर पहले, तो हमने बताया कि हो सकता है हम लोग 9 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएं, क्योंकि जो ग्रोथ रेट अभी है हमारे 22.5%, ये 22.5% ग्रोथ रेट में 9 लाख करोड़ क्रॉस करना आसान है। हमारे कंट्रीब्यूशंस अच्छा आ रहा है। ऑलरेडी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फ्रेश कंट्रीब्यूशन इस साल आ गया 9 महीना में, पहले 9 महीना में। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, और आपने जो चीज़ बताया, जरूर मार्केट के उतार चढ़ाव तो हम लोग को अफेक्ट करता ही है, क्योंकि चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो डेट मार्केट हो। और अभी आप देखेंगे लास्ट 1 साल से डेट मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और हाई होते जा रहे हैं। जहां तक डेट मार्केट में इंटरेस्ट हाई होता है, हमारे जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस वो इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट डेट मार्केट का बढ़ेगा तो हमारे पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस घटेगा। ये सिर्फ हमारे नहीं, कोई भी मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो जो मार्केट लिंक्ड है, तो उसमें बॉन्ड फंड में या फिक्स्ड इनकम फंड में ऐसा होता ही रहता है। तो यही हुआ हमारे साथ भी। इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, और इक्विटी का वोलेटिलिटी तो हम लोग देख ही रहे हैं। इक्विटी में भी बहुत वोलेटिलिटी है। तो ये दोनों के चलते इसके अंदर तो काफ़ी ये पड़ा, इसका असर तो काफ़ी पड़ा। तो अगर ये ना होता तो शायद, अगर थ्रू आउट द ईयर अच्छा चलता, तो 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें जो बेस्ट हम लोग का एस्टिमेट है कि हम लोग 9 लाख करोड़ तक जरूर पहुंच जाएंगे। सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो चर्चा चल रही कि कई राज्यों ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, और वो जो अपना एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह का आपने रिस्पांस दिया गया है, और क्या कोई एक नया प्रोडक्ट भी आप डिजाइन कर रहे हैं जो ओपीएस और एनपीएस के बीच का एक विकल्प हो, जो अन्य राज्य हैं वो भी ऑफर कर पाए? अब देखिए, हाँ, 3 जो स्टेट है, अभी उन्होंने हमारे साथ हमको लेटर दिए थे, बोले थे कि हम लोग एनपीएस स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग एक्नॉलेज करते हैं कि ये स्टेट का राइट है कि वो स्कीम में कंटिन्यू करें ना करें। लेकिन जो चीज हमने उनको लिखा है, हमारे रूल्स या रेगुलेशंस में या एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत वो पुराना जो पैसा अभी तक हमारे पास एक्यूमुलेटेड है उन स्टेट के लिए, वो पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल के पैसा है, वो कोई गवर्नमेंट की पैसा नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट में वो रखा गया है, और उसमें जितने लाख सब्सक्राइबर है 3 स्टेट में, तो इनके इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अकाउंट में ये पैसे एक हिसाब, पाई का हिसाब इसमें रखा हुआ है। तो अगर देना है तो इंडिविजुअल्स को ही देना है, लेकिन ये प्री मैच्योर विड्रॉयल माना जाएगा, क्योंकि उन लोग का 60 साल पूरा नहीं हुआ। अब प्री मैच्योर विड्रॉयल के केस में हमारे जो रूल्स है वो है, एक तो जो एम्प्लॉय का है कम से कम 5 साल पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही प्री मैच्योर विड्रॉयल लागू होगा। और वो होगा भी तो सिर्फ 20% जो है कॉर्पस के हम लोग हाथ में लौटा के देंगे, बाकी 80% जो कॉर्पस है उनकी, वो कॉर्पस का एन्युटी खरीदा जाएगा। बाकी रहा जो आपने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं और उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन अभी तक तो ऑफिशियली ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। लेकिन हम लोग अपना कैलकुलेशंस करके रखे हैं कि भाई हम लोग अभी कितना, जो नेट रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, मतलब हम लोग जिस हिसाब से एनपीएस का ग्रोथ हुआ उसका एक प्रोजेक्शन अगर मान के चले, तो किस तरह का हम लोग नेट रिप्लेसमेंट रेट रिटायरमेंट के टाइम में दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस हम लोग करके रखे हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है।
इस स्कीम में कोई डिफाइंड बेनिफिट देने का मतलब रिटायरमेंट के समय 50% या 40% या 35% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो हम लोग इसको दे सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशनल क्या होगा कि हर साल हम लोग इसका वैल्यूएशन करेंगे, उसका एक एक्चुअल वैल्यूएशन होता है और जिस हिसाब से हम देना चाहेंगे और फंड का जो एक्यूमुलेशन कितना दूर तक हुआ उसका शॉर्टफॉल इसमें मेजर किया जाता है और शॉर्टफॉल को मेक गुड करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को या जो भी चाहते हैं उनको। अगर वो करे और हर साल करते रहे तो ये संभव भी है, ऐसा कोई असंभव चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एपीवाई स्कीम है। जैसे आप जानते हैं इसमें गवर्नमेंट का गारंटी दिया हुआ है 7% एन्युटी का, चाहे मार्केट कंडीशन जो भी हो। आज देखिए, आज अगर एन्युटी मार्केट आप देखेंगे, जिस तरह का एन्युटी हम लोग एपीवाई सब्सक्राइबर के लिए प्रपोज किए हैं उसमें 6 से 6.5% के बीच में ही एन्युटी मिलेगा, उससे ज्यादा एन्युटी नहीं मिलेगा। तो अभी ऑलरेडी जो गारंटी रेट है उससे शॉर्टफॉल है, तो उसका वैल्यूएशन करके हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को एंड गवर्नमेंट भी प्रॉमिस किया है इसका जो है ऑलरेडी उन लोग भरपाई करेंगे। इसको गैप फंडिंग कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। जो गैप है एसेट्स और लायबिलिटीज का, ये फंडिंग किया जाएगा जितना जल्दी, और ये सब फंडिंग होता है वो गारंटी हम लोग उसको चालू रखेंगे, कोई असुविधा उसमें नहीं है। सिमिलरली ओपीएस में भी किया जा सकता है। अगर इस तरह का कोई प्रपोजल कहीं से आए हम लोग जरूर उसको देखेंगे, देख के उसके ऊपर हमारी जो सजेशन है देंगे। सर एक चीज समझना चाहूंगा, आपने मिनिमम गारंटी की बात करी तो वो भी एक प्रोडक्ट जो है वो प्रस्तावित है पीएफआरडी की तरफ से, तो कब तक वो लॉन्च हो जाएगा और उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, कितने साल तक आप मिनिमम गारंटी देने की बात कहेंगे? मिनिमम गारंटी जो स्कीम है, ये स्कीम हमारे एक्ट में, पीएफआरडी एक्ट में एक मैंडेट था हमारे ऊपर कि आपको एक इस तरह का स्कीम भी एनपीएस प्लेटफॉर्म में लॉन्च करना है। हम लोग इतना दिन कर नहीं पाए क्योंकि एक सबसे बड़ा इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज है कि मार्केट लिंक्ड सिनेरियो में जहां मार्केट का वोलेटिलिटीज है, उतार चढ़ाव है, उसमें एक रेट जो है बहुत दिन के लिए 10 साल 15 साल 20 साल के लिए एश्योर करना बहुत ही मुश्किल है, और करेंगे भी वो इतना कम होगा वो रेट, उसके लिए कोई कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कंसल्टेंट को भी अपॉइंट किया, एक्चुअरीज को, और उनके सजेशन लेके हमारे पेंशन एडवाइजरी कमेटी के भी कुछ एक्चुअरीज हैं, इंडिपेंडेंट एक्चुअरीज हैं, उनका सजेशन लेके एक स्कीम फॉर्मुलेट करके अभी उसका एक मेन जो स्ट्रक्चर वो बोर्ड के पास रखा गया है। बोर्ड का अप्रूवल हो जाने से उसके बाद उसका सिस्टम डेवलपमेंट होगा। तो कम से कम हमको लगता है कि बोर्ड अप्रूवल आ जाने के बाद भी 3 से 4 महीना लगेगा, क्योंकि ये सिस्टम डेवलपमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट है। हो जाएगा, 3 से 4 महीना लगेगा। और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं 10 साल का एक गारंटी दिया जाए, एक कंट्रीब्यूशन होगा, जो रेट ऑफ गारंटी रहेगा उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर वो रेट ऑफ गारंटी कम से कम उसको मिलता रहेगा। अब मिनिमम गारंटी मतलब ये नहीं कि मार्केट कंडीशन जो भी हो उसमें वो गारंटी मिलेगा, ये है मिनिमम एश्योर्ड रेट। अगर मार्केट कंडीशन अच्छा हुआ, फंड मैनेजर इससे अच्छा रिटर्न उनको मिला है, जो अपसाइड है वो अपसाइड पूरा कस्टमर के साथ शेयर होगा। तो कस्टमर के लिए अपसाइड भी है और डाउनसाइड प्रोटेक्टेड होगा। और इसको हम लोग 10 साल का जो जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसके साथ बेंचमार्क करेंगे। हर 1 साल में इसका रेट हम लोग रिव्यू करेंगे। ये हो सकता है अगर मार्केट सिचुएशन ठीक ठाक रहे तो सेम रेट कंटिन्यू होगा, इवन इसका इम्प्रूव भी हो सकता है। अगर मार्केट रेट रियली इम्प्रूव हुआ है तो इम्प्रूव भी हो सकता है। लेकिन इसके पहले एक रेट रिविजन के पहले जो कंट्रीब्यूशन दिया गया उसका, लेकिन जो गारंटी वो गारंटी बरकरार रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सर जिस तरह से आपने बताया कि टोटल सब्सक्राइबर अब 6 करोड़ से ज्यादा बढ़ गए हैं, और एक जो आप लगातार इनोवेशन कर रहे हैं उसमें आपने जो पहले 65 साल तक की उम्र के लोग थे वही एनपीएस में जुड़ सकते थे, अब वो 65 से 70 तक कर दिए। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने लोग जो है वो उससे जुड़ रहे हैं? पहले हमारे जो एंट्री एज मैक्सिमम था 60 इयर्स, उसको करीब 5-5.5 साल पहले बढ़ा के 60 to 65 इयर्स किया गया था पहले। और सेकेंड स्टेज में हम लोग जो है 1.5 साल पहले और एक डिसीजन लिए कि भाई लॉन्जिविटी इतना बढ़ रहा है तो बाकी लोगों को भी 60
6 के बाद जो है 70 ईयर्स तक एज के लोगों को भी फिर से हम लोग क्या उनको एनपीएस में ला सकते हैं। तो इसीलिए 70 ईयर्स तक खुला गया जो है एंट्री एज बोर्ड के परमिशन से। और हम बहुत खुश है इसलिए कि ये दोनों कैटेगरी में मिल के मतलब 60 ईयर्स के ऊपर जो आज तक हम लोग देख रहे हैं ये 5 साल में करीब करीब 31,000 लोग जिन लोग सीनियर सिटीजन कैटेगरी में ऐसे आते हैं उन लोग ज्वाइन किए हैं। ये बहुत ही एक एनकरेजिंग बात है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं किए थे हम लोग को पता नहीं था कि सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में भी इतना डिमांड है इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। इवन 65 के ऊपर 66 टू 70 ये तो 1.5 साल के लिए खुला गया है। तो इसमें करीब 4,800 नए कस्टमर हमारे वो ज्वाइन किए हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर अभी बजट जो है वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो बजट को लेकर एज ए रेगुलेटर आपके द्वारा क्या सुझाव दिए गए और आपको लगता है कि अगर वो सुझाव माने जाते हैं तो एनपीएस में निवेश करना और ज़्यादा आकर्षक होगा लोगों के लिए? कुछ सुझाव जो हम लोग दिए हैं कि एक जो है 14% कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर करते हैं, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों हैं, वो पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए दिया गया था 2019 में। लास्ट ईयर मतलब ये 2022 की बजट में ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी दिया गया। लेकिन अभी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई ये जो है ऑन द सेम लाइन्स इसको एक्सटेंड किया जाए फॉर जो है ऑटोनोमस बॉडीज, सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज, इवन कॉरपोरेट्स के लिए भी, ताकि अगर उन लोग कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉयर तो वो अमाउंट एनपीएस खाते में जमा होगा एम्प्लॉय के नाम पे और वो टैक्स फ्री जमा होगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, आज अगर कोई एम्प्लॉयर वो कंट्रीब्यूट भी करना चाहेंगे, वो 4% जो एक्स्ट्रा है वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट हो जाएगा और एम्प्लॉय को बाकायदा वो 4% के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये करने के लिए हम लोग वो किए हैं। और इवन इंडिविजुअल्स का जिन लोग का शायद मान लीजिए जॉब नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको अभी तक 20% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम जो है अगर उन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी साल एनपीएस में, वो है जो है टैक्स फ्री है। तो हमने बोले कि अगर इसको भी ऑन द सेम लाइंस और 4% बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिला के जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो गया 14 + 10 24%। तो सिमिलर लाइंस में इंडिविजुअल्स को भी इनकरेज किया जाए कि भाई आप लोग 24% तक कीजिए और ग्रॉस इनकम का, और इसका पूरा टैक्स फ्री आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो ये सारे कुछ किए हैं। और टायर 2 हमारे ऑप्शनल अकाउंट है, आप जानते हैं। अब कुछ लोग इंटरेस्टेड होकर टायर 2 में आते हैं, क्योंकि उसमें विड्रॉल बड़ा इजी है, कभी भी आके आप विड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो उसमें कुछ टैक्स का क्लैरिटी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं डिपार्टमेंट से, क्योंकि अभी जैसे म्यूचुअल फंड में अब देखिए कैपिटल गेंस का जो है क्लैरिटी है, कितना कैपिटल गेंस देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। तो उस तरह का हम लोग भी बोले हैं कि ऑन द सेम लाइंस, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको ऑन द सेम लाइंस उसका भी एक सिर्फ क्लैरिटी दिया जाए, ताकि लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं तो उनको ये पता चले कि टायर 2 में भी उनको सेम लेवल ऑफ टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा जो म्यूचुअल फंड में मिल रहा है। और थर्ड है अमाउंट को लेके हम लोग उसको कुछ बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। ऑफ कोर्स आप जानते हैं गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं कि हमको इतना छूट दीजिए, तो वो कहाँ तक संभव होगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो रिक्वेस्ट भी हम लोग रखे, क्योंकि ये जो 50,000 का एक्सक्लूसिव बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है एनपीएस के लिए, ये लेकिन इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड बहुत सारे जगह नहीं मिला है अभी तक। तो वो मिलते हुए भी फिर 50,000 के लिए कितना दूर तक गवर्नमेंट के लिए भी संभव होगा, ये हमको पता नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।